आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं अबू हुरैरा। आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे डेविड हेडली के सबसे बड़े इंकशाफ की। जी हां, डेविड हेडली ने इंकशाफ किया है कि 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले में आईएसआई ने माली मदद की थी। आज इसी पूरे इश्यू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां, डेविड कोलमैन हेडली नित नए इंकशाफात कर रहा है। हेडली ने जिरह के दौरान 26/11 हमले को लेकर बड़ा इंकशाफ किया है। हेडली ने कहा कि आईएसआई ने मुंबई 26/11 दहशतगर्दाना हमले के लिए बड़ी माली मदद की थी। हेडली का मुंबई की कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। 26/11 हमले के सबसे अहम मुल्जिम अबू जुंदल के वकील अब्दुल वहाब खान हेडली से सवालात कर रहे हैं। इस दौरान हेडली ने 26/11 हमले को गलत बताया और मजीद इंकशाफ करते हुए हेडली ने कहा कि 26/11 हमले के बाद अलकायदा हिंदुस्तान में दूसरा बड़ा दहशतगर्दाना हमला करना चाहता था। हेडली ने इंकशाफ में कसाब का जिक्र करते हुए कहा कि कसाब अच्छा था या बुरा मैं नहीं जानता, लेकिन कसाब ने जो किया वो गलत था। खैर, हेडली से यह जिरह 4 दिनों तक चलेगी और अभी मजीद इंकशाफ होने की तवक्को है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हिंदुस्तान 26/11 हमले पर हेडली के इंकशाफात को लेकर पाकिस्तान से बात करेगा, क्योंकि आने वाली 31 मार्च को हिंद पाक के वज़ीर आज़म अमेरिका में मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान का मौकिफ क्या होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि डेविड हेडली के लगातार पाकिस्तान को लेकर एक के बाद एक इंकशाफात सामने आ रहे हैं और अब मुंबई 26/11 दहशतगर्दाना हमले को लेकर डेविड कोलमैन हेडली ने सबसे बड़ा इंकशाफ किया है। डेविड कोलमैन हेडली का कहना है कि आईएसआई ने मुंबई दहशतगर्दाना हमले में दहशतगर्दों की माली मदद भी की थी। तो आइए, इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें और उसके बाद हम पूरा डिबेट शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ पीके सहगल साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा फिरोज मीठी बोरवाला जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनवीर अहमद साहब तजिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। इस पूरे इश्यू पर बातचीत करने के लिए अपने तीनों खास मेहमानों का इस बुलेटिन में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले पीके सहगल जी, आपके पास ही आना चाहेंगे कि हेडली ने बड़ा इंकशाफ किया है 26/11 हमले को लेकर, कैसे देखते हैं आप सहगल जी? ये जो उसने इंफॉर्मेशन दी है बहुत ही अहम है। उसने साफ तौर पे कहा है कि आईएसआई जो है बहुत बड़े पैमाने पर मॉरल सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट हर प्रकार से देता है एलईटी को और जैश ए मोहम्मद को। और जहाँ तक मुंबई कांड का ताल्लुक है, उसने कहा इसकी कंप्लीट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है आईएसआई ने ही की थी और इसके पीछे बहुत बड़े पैमाने पर आईएसआई का ही हाथ था। उसने कहा जो आतंकवादी लड़की मारी गई वो भी आईएसआई की टेररिस्ट थी, जिसको खास तौर पे भेजा गया था एक मिशन के लिए, जिसका उन्होंने पहले भी जिक्र किया। फिर इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि डेविड हेडली जो था जो है वो एक डबल एजेंट है। वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहा था, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए, और पाकिस्तान के लिए भी। अमेरिका को हर समय मालूम था कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। जो राना था उसका साथी था कनाडा बेस्ड। जब उसने राना को जिक्र किया कि वो एलईटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो राना ने उससे आपत्ति उठाई और कहा कि आप मेरे ऑफिस का जो मुंबई में इस्तेमाल करते हैं उसका बंद कीजिए। ये जानकारी उसने कि वो एलईटी के साथ जुड़ा हुआ है अमेरिका को भी दी। उसकी जो बीबी है शजिया, उसने एक पहले बताया था कि बहुत बड़े पैमाने पर उसने अमेरिका की खुफिया एजेंसीज को बताया था कि मेरा पति जो है एलईटी के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ बहुत बड़े पैमाने पर हादसा होने जा रहा है, क्योंकि बार बार मुंबई में जाता है, 15-16 बार ही जा चुका है। अगर अमेरिका चाहता तो ये इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान के साथ शेयर कर सकता था लेकिन हिंदुस्तान के साथ क्यों इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की गई, ये
हम देशवासी जानना चाहेंगे, जी क्योंकि अमेरिका इस डबल गेम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। जी और हम चाहेंगे कि जो इसके ऊपर इंटेरोगेशन हो रही है, डेविड हेडली को हमको सौंपा जाए, जी बजाय एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय हमारे इंटेरोगेटर्स को उसको डायरेक्टली इंटेरोगेट करना चाहिए, ताकि बहुत कुछ और जो अभी तक देशवासियों को नहीं पता लगा वो पता लगना चाहिए। जी ये जो तो इनपुट दे रहा है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी कि जिसका जी जी सहगल साहब, मेरा सवाल यही था कि इतना inputs बड़ा जो दे रहा है खुलासा डेविड हुआ हेडली, है तो इससे- ऐसे में क्या कुछ तस्वीर बदलेगी? पाकिस्तान जो है क्या बैकफुट पर जाएगा इसके बाद? पाकिस्तान को हर कोशिश के बाद बैकफुट पे नहीं जाएगा। जी। उसको चाइना का हर प्रकार से सपोर्ट है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, कंडेमनेशन से उस बाज नहीं आएगा। जी अमेरिका और वेस्ट जब तक उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं इम्पोज करें आईएसआई के ऊपर, एलईटी और जैश ए मोहम्मद तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान उनको रेन इन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे देखता है, उनको नेशनल हीरोज के तौर पे देखता है। जी। जो उसके नेशनल हीरोज और स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो तो मुंबई कांड के बाद आज भी हर प्रकार से देश को चिंतित कर रहे हैं। आपने अगर दीनानगर को देखो, गुरदासपुर को देखो, पठानकोट को देखो, हर एक में एलईटी वगैरह, उधमपुर को देखो, एलईटी जैश इन्वॉल्व थे, और वो हर दिन और हर रात कोशिश करता रहता है किसी ना किसी प्रकार से हिंदुस्तान को जानी और माली नुकसान पहुंचाए। ये अभी सारी दुनिया जान गई है। अभी सारी दुनिया जानती है कि इस समय इंसान और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं दहशतगर्द हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे जहां मर्जी हो। बिल्कुल। और दुनिया एकजुट होके अभी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। और ये फिरोज कार्रवाई मीठी तब बोरवाला तक जी, नहीं आपके पास करेंगे। आना चाहेंगे कि हेडली का इतना बड़ा इंकिशाफ हुआ है, इतना बड़ा खुलासा है आईएसआई को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान अब सच्चाई दुनिया को बताएगा? पहली बात तो यह कि हेडली ने जो अभी बातें बोली है, कोई नई बात नहीं बोली है, पहले हम लोग सब कुछ सुन चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट बात है जो दीपक सहगल साहब ने जो बात की है, और मैं मानता हूं कि वो पहली बार किसी ने ईमानदारी से टेलीविजन पे बात बोली है कि अमेरिका के पास जो इंफॉर्मेशन थी हेडली के ताल्लुकात से, जी। उसने इंडिया को क्यों नहीं बताया। जी यहां तक कि ताज ओबरॉय ट्राइडेंट का जिक्र था अमेरिका की इनिशियल रिपोर्ट में। अक्टूबर में एक डॉसियर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, ट्राइडेंट, ओबरॉय, ताज का सबका जिक्र था। जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्ट्री ने, एमके नारायण ने उस पर क्या एक्शन लिया आज तक इस देश को पता नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे वो एमके भद्र कुमार हो जो एक बहुत बड़े डिप्लोमेट रह चुके हैं, या हमारे बी रमन हो जो रॉ के चीफ रह चुके काउंटर टेरर के, उन्होंने स्टेटमेंट कहा है कि बेसिकली हेडली इज एन अमेरिकन एजेंट। वो डबल एजेंट की बात नहीं है। जी हेडली वॉज सेंट इन टू द लश्कर तैयबा बाय द CIA इन 2001। जब उसको पेरोल मिला उसके ड्रग्स के लिए जो अंदर था, जैसे पेरोल मिला उसको 2001 में, वो तुरंत वो लश्कर तैयबा के साथ जॉइन हो चुका था, और CIA को मालूम था कि वो पाकिस्तान में क्या कर रहा है। तो अगर भारत की सरकार को ये हिम्मत है, इफ देयर इज ऑनेस्टी इन आर रॉ, इन आर IB, इन आर ATS, इन आर सिक्योरिटी, और खास करके आज जो भारत माता की देशभक्ति का ड्रामा हमारे देश में चल रहा है, तो ये पूछो आप ओबामा से, पूछो आप CIA से, पूछो आप FBI से कि आपने इस टेरर अटैक को क्यों नहीं रोका। आपने हमको बताया, आपने पाकिस्तान के साथ जो आपके 60-65 साल के आपको जो ताल्लुकात है उनको क्यों नहीं कहा कि 26/11 के बाद एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है ये दोनों मुल्कों में, यहां तक परिस्थिति निर्माण होने वाली थी। तो पाकिस्तान तो इन्वॉल्व है ही, मगर उसके साथ जो ISI और पाकिस्तानी मिलिट्री का जो बजट है 30% अमेरिका देती है। तो भारत की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो, मतलब है कि इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं, बयानात से किसी तरह का दबाव पाकिस्तान पर नहीं बनेगा। नहीं, मेरा ये देखिए, पाकिस्तान इस खेल में बहुत छोटा पियोदा है। मेन है कि पाकिस्तान के पीछे जो अमेरिका की ताकत है, जो उसका फंडिंग है, दिन दहाड़े ये सब काम पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है जी। उसमें और एक बात खड़ा कर दे, पठानकोट का भी जिक्र होना चाहिए। पठानकोट में अजय डोवल का जो रोल है कि आपने आर्मी को एक्टिवेट नहीं किया और वहां से आप एनर्जी भेज रहे हैं, वो सुखविंदर सिंह का आपने आज तक नहीं किया।
तो ईमानदारी किधर है हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज में, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे रॉ में, हमारी आईबी में हमारे जवान मारे जाते हैं और ये लोग अपनी दफ्तरों में बैठ रहे हैं ये सब तमाशा करते हुए। द पॉइंट इज क्लियर कि बोथ इन दी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट एंड इन दी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका और इजराइल के दलाल बैठे हैं जो भारत और पाकिस्तान में अमन नहीं आने देंगे। बहुत हो गया आतंकवाद का ड्रामा हमारे देश में, कोई बड़ा नेता मरा नहीं, हम आप मरते रहते बंबई और दिल्ली के सड़कों पे, कोई बाल ठाकरे मरता नहीं, कोई अडवाणी नहीं मरता, कोई राहुल गांधी नहीं मरता। द रियलिटी इज के आम भारत का नागरिक मर रहा है, बड़े बड़े आतंकवादी हमले हो गए, बड़े बड़े खतरनाक आतंकवादी आ गए, एक नेता नहीं मरा, हम और आप मर रहे, आम हिंदू और आम मुसलमान मर रहा है। तो कुछ ईमानदारी से सवाल पूछो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि गहराई में जाने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल इस पूरे इशू के गहराई में जाने की जरूरत है। के बयान अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, हेडली का ये जो भी बयान ओवर स्काइप हो रहा है उसका इंडियन कानून में कोई मतलब नहीं है। ही हैज टू बी ब्रॉट टू इंडिया। वो हिम्मत है इंडियन गवर्नमेंट को बोलने के लिए तो आगे बात करो, वरना ये तमाशे का खाली मीडिया का तमाशा है। बिल्कुल ठीक है। तनवीर साहब आपके पास आना चाहेंगे, जो बात फिरोज मीठी बोरवाला जी ने जहां तक कंप्लीट की उसके आगे ही बढ़ना चाहेंगे कि ये पूरा जो मामला चल रहा है, डेविड कोलमैन हेडली के नए नए इंकिशाफात आ रहे हैं जब से जिराह चल रही है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयानात जो पाकिस्तान को मौरद इल्जाम ठहराते हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये वाकई में पाकिस्तान पर दबाव किसी तरह का बनेगा? तनवीर साहब देखिए, अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो कोई ऐसी हैरत अंगेज बातें नहीं हैं या कोई ऐसी बातें नहीं हैं कि जिनका शुबा या शक पहले ना किया गया हो। ऐसी बातें पहले भी आती रही हैं, हिंदुस्तान ने अपने सबूत भी पेश करते रहे हैं, कई वाक़यात होते रहे हैं। अब जो हेडली ने बात कही है, इंकशाफ किया है, ये कोई गैर मामूली इंकशाफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पता नहीं और आगे कितने इंकशाफात होंगे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो आज़ाद ज़राए से तो आ नहीं रही हैं, काफ़ी फिल्टर होकर खबरें आ रही हैं, तो ये बात है। दूसरी बात, इसका असर कितना पाकिस्तान पर होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और जैसे कि अभी बातें आई हैं, इस पूरे गेम प्लान में वाहिद पाकिस्तान तो है नहीं जी, इसमें और भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो उनका क्या गेम प्लान है, वो किस तरह आगे इसको ले जाएंगे, उस पर डिपेंड करता है। ये जो अभी हेडली से पूछा जा रहा है और उसका क्या कहना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, इससे जो बातें आ रही हैं वो बातों का एक जो पहलू है वो हिंदुस्तान की सियासत भी है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। उसका हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान में जो वाकयात हुए हैं उस पर क्या असर होगा, वो भी एक पहलू है देखने का। पाकिस्तान तो अपना स्टैंड उसका है, वो चल रहा है, लेकिन इससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज या बहुत सारे यहाँ के प्लेयर्स वो भी इससे कुछ एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। नेक नियति मुझे नजर नहीं आ रही है, तो ये यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उस पर भी हमको गौर करना है जी। यानी तनवीर साहब, पाकिस्तान इतनी आसानी से तमाम चीजें मानने के लिए एक तरह से तैयार भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा जी। ठीक है, पीके सहगल जी आपके पास ही आना चाहेंगे कि अगर देखा जाए, तस्वीर पर नजर दौड़ाई जाए तो सिक्के के जाहिर सी बात है दो पहलू हैं। एक तरफ इस तरह के बयानात और इंकिशाफात या खुलासे डेविड हेडली कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं और बातचीत का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हुआ है। ऐसे में बातचीत को आप कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ और मोदी जी जो है अगले इसी महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च को अमेरिका में मुलाकात हो सकती है। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की मुलाकात हुई है। ऐसे में यह बातचीत और करीब आना और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात, इस तरह के इंकिशाफात और खुलासे, कैसे देखते हैं इसे आप सहगल जी? देखो, जहां तक कि पाकिस्तान का सिविल एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, उनकी बड़ी कोशिश है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपसी रिलेशन जो है उनको इम्प्रूव किया जाए, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है, और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई किसी भी प्रकार ऑन बोर्ड नहीं है। और जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं आते तो ये बातचीत जो जितनी मर्जी हो जाए बिटवीन नवाज शरीफ एंड सरताज अजीज एंड सुषमा स्वराज एंड मोदी, ये आगे नहीं बढ़ेगी। वो तो चाहते हैं कि कश्मीर को हथिया लें किसी ना किसी तरीके से, जो उनका ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है। हम अभी बातचीत करना चाहते हैं
उस कश्मीर के हिस्से का जो पाकिस्तान ने गलती से पकड़ के रखा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, और वो पाकिस्तान का हिस्सा जो उसने चाइना को सीड किया है। क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के अवाम जो हैं, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ नारे लगते हैं, बड़े पैमाने पर वहाँ कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान और चाइना यहाँ से हट जाइए, हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई किसी प्रकार के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव नहीं करना चाहते। जी, सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करना चाहती है, कमर्शियल रिलेशन इंप्रूव करना चाहती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव करना चाहती है। हर प्रकार से कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी कोशिश में जब तक पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की तरफ से थोड़ी ढील नहीं होगी, जी, जी, कोई अंजाम नहीं निकलने वाला। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सवाल यही उठता है कि आखिर एक तरफ इस तरह के इंकशाफात होते हैं, इस तरह के खुलासे होते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की बातचीत चल रही है। सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान जब इस तरह का खुलासा हुआ है तो क्या इसे कबूल करेगा, सच्चाई सामने आएगी? तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू पर हम लौट कर आएंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान इस सच्चाई को कबूलेगा और कब कबूलेगा। छोटे से ब्रेक के बाद। तो बात हम डेविड हेडली के इंकशाफ की कर रहे हैं और डेविड कोलमैन हेडली ने क्या कुछ कहा उस पर हम रिएक्शन भी, आपको उज्ज्वल निकम का रिएक्शन हमारे पास है वो भी सुनाई देते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट के पास भी चलेंगे। 11 का माफी का गवाह डेविड हेडली ने आज अमेरिका से 4 बातों पे खुलासा किया है। पहली बात उसने कही है कि 26/11 का हमले के लिए जो भी पैसा मिला था उसको पैसे को आईएसआई ने मुझे दिया था, ये बात उसने साफ साफ कही है। इसके बाद दूसरी बात उसने ये कही कि 26/11 के आतंकी हमले के बाद लश्कर-ए-तोयबा पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बढ़ने के कारण उन्होंने डेनमार्क में जो हल्ला हुआ था वो सॉफ्ट किया था। तो उज्ज्वल निकम का बयान आपने सुना कि 26/11 हमले में फाइनेंशियल और माली मदद भी एक तरह से आईएसआई ने की थी। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस इशू पर पहले से ही जुड़े हुए बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद शुरुआत फिरोज मीठी बोरवाला जी आपसे ही करना चाहेंगे कि एक तरफ तो पाकिस्तान का एनएसए जो है उसने पहली बार हिंदुस्तान को इनपुट दिया कि गुजरात में मिलिटेंट घुसने वाले हैं, दहशतगर्द छुपे हुए हैं और वो बड़ा हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान 26/11 जैसे हमलों को लेकर एक तरह से जबान खोलने को और सच्चाई बताने को तैयार नहीं है। उसके दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, दरअंदाजी करते हैं। पाकिस्तान की दोहरी पॉलिसी कैसे देखेंगे फिरोज मीठी बोरवाला जी? मेरे कुछ और सवाल है। ये जो पैसे आईएसआई ने, जो उज्ज्वल निकम को सवाल खड़ा करना चाहिए जी कि जो पैसे आईएसआई ने हेडली को सप्लाई किए वो इंडिया में कैसे आए, वो कौन सा हवाला का पूरा रूट है जिससे हेडली को पैसे मिले, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, जो कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है और सहगल साहब को वो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि हेडली को जो वीजा मिला इंडियन कॉन्सुलेट शिकागो से वो कैसे मिला? वो जो अमेरिकन एम्बेसडर, हमारा जो इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका, शिकागो के कॉन्सल जनरल, इट ऑल गोज टू द होम मिनिस्ट्री इन दिल्ली, पाकिस्तानी बॉर्न, ड्रग स्मगलिंग बैकग्राउंड, उसको कैसे वीजा मिला? वो क्रिमिनल मुकदमा चलना चाहिए वो सब मिनिस्टर और कॉन्सल जनरल पे। तीसरी बात जो उज्ज्वल निकम सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, इशरत जहां को लेकर तो बहुत ड्रामे हमारे देश में चल रहे हैं, जिसका वो झूठ बोल रहा है, हेडली पूरा का पूरा झूठ बोल रहा है। उसे समझौता एक्सप्रेस, 36 पोरा, जितने जितने अभिनव भारत और सनातन संस्था के जो आतंकवादी हमले किए वो सबको कवर कर रहा है, अजमेर, मक्का मस्जिद, सबको वो कवर कर रहा है। द अदर पॉइंट इज के हेडली स्टेड इन बॉम्बे बिटवीन 2006-2008। वॉज ही ऑपरेटिंग इन अ वैक्यूम? कौन था हेडली के कॉन्टैक्ट्स बॉम्बे में? आपको और एक बात बता दूं, नारायण राणे जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे वो टाइम पे, उन्होंने कहा था कि मुझे वो नाम पता है कि कौन से पॉलिटिकल लीडर्स ने, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने ये पूरे 26/11 को फाइनेंस किया है। ये आप उसको सवाल पूछे नारायण राणे को। कांग्रेस ने उसको प्रमोशन करके रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया था। तो देयर आर सीरियस क्वेश्चंस। उज्ज्वल निकम नहीं पूछेगा, यहां की रॉ नहीं पूछ रही है। रमन ने कह दिया था कि बेसिकली
हेडली इज एन अमेरिकन एजेंट। यहां तक भद्र कुमार ने बोल दिया है कि बहुत सारी बातें हैं जो अमेरिका खुलकर नहीं बता रही है, क्योंकि एफबीआई और आईएसआई दोनों इंटरनेशनल कोर्ट में जाके फंसने वाली है। तो कुछ लोग हमारे देश में 26/11 में मिले हैं, इसलिए 5 साल से ये टाइम पास चल रहा है भारत और पाकिस्तान की सरकारों में। हम लोगों ने ये डॉक्टर दिया, ठीक है, चलिए इस पर सहगल साहब से भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं जी। इसमें और एक बात, आखिरी बात आपको बता दूं जी, आखिरी बात आपको बता दूं कि फाइनली इंडिया एंड पाकिस्तान, मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया नवाज शरीफ को मिलने से। इफ इंडिया हैज टू इमर्ज एज अ सुपर पावर, वी नीड टू सॉर्ट आउट द रीजन। हर आतंकवादी हमले पे हम लोग कूदते रहेंगे बच्चों के माफिक, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो इंटरनेशनल पावर्स है वो चाहते हैं कि आतंकवाद की राजनीति में पूरा रीजन फंसा रहे। वी हैव टू इमर्ज एज मैच्योर पॉलिटिकल विजनरी लीडर्स। वी कैन नॉट बी डिस्कसिंग। सहगल जी, इस पर आपका रिएक्शन जान लेते हैं जी। सहगल जी, इन्होंने कुछ बहुत अच्छी पॉइंट रेज किए हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स था कि एक पाकिस्तानी, उसने अपना नाम बदली किया, 16 से 17 बारी आया और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज फिर भी अलर्ट नहीं हुई कि ये पाकिस्तानी बार बार हिंदुस्तान में आ रहा है, बार बार मुंबई में आ रहा है, बार बार ऐसे स्थानों में विजिट कर रहा है, और फिर भी किसी प्रकार का कोई अलर्टनेस नहीं, कोई चौकन्नापन नहीं हुआ, विच इज़ अ ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स, और उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और जो इन्वॉल्व थे उनके साथ कार्रवाई करना चाहिए जी। दूसरा, कुछ महीने पहले लंदन की गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन या कुछ आगे की कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें साफ तौर पे कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ लोग मुंबई के पुलिस के और कुछ और लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, और वो अनफॉर्चुनेटली वो आज भी पुलिस में हैं और प्रमोट होकर आगे चले गए हैं। और कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे जो आज लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लूप होल्स बहुत हैं, कमियां बहुत ज्यादा हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है। तनवीर साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर में हिंदुस्तान ने तो अपनी तरफ से कई कदम उठाए हैं, पाकिस्तान की ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है? 20 सेकंड तनवीर साहब। जी, पाकिस्तान की इसमें जिम्मेदारी यह बनती है कि एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से वो इस मामले को सबसे पहले सुलझाए, और जैसा कि मीठी बोरवाला साहब ने कहा कि इस पूरे रीजन को खराब करने की जो साजिश कहीं और बैठ के खेली जा रही है उसका भी उसको शऊर हो, और इस पूरे रीजन में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान को मुस्बत इक़दाम करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। हिंदुस्तान जब कदम आगे बढ़ा रहा है दोस्ती के लिए, तो उस पर पाकिस्तान को भी जाहिर सी बात है कि मुस्बत कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। और 31 तारीख को हो सकता है नवाज शरीफ और मोदी जी मिलेंगे, तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, और डेविड कोलमैन हेडली अभी और इंकिशाफात करने वाले हैं या कर सकते हैं आगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के रिश्ते जो पटरी पर आते नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में ये रास्ते पर आएंगे। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।